नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी अग्रवाल आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं, एक बिंदु लेकर के, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। एनसीईआरटी के अनुसार चलते हुए इस टॉपिक को पूर्ण करेंगे। और सबसे पहले इस टॉपिक में हम आवेश के बारे में, फिर विद्युत धारा की परिभाषा के बारे में, विद्युत धारा के मात्रक और सूत्र के बारे में, वोल्टमीटर और एमीटर और उनके अंतर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आवेश। आवेश क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी प्रकृति कैसी होती है, इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये शुरुआत करते हैं। यदि आवेशों को देखा जाए तो जब दो वस्तुओं के मध्य परस्पर घर्षण होता है तो उन दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण में आवेश उत्पन्न हो जाता है, परंतु उनकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है, जिसे आवेश कह दिया जाता है। आवेशित हो जाती है वस्तु। जैसे मान लीजिए एबोनाइट की कोई छड़ है और बिल्ली की खाल से यदि उसे रगड़ा जाता है तो उस पर क्या होता है, एक वस्तु पर धनावेश और दूसरे पर ऋणावेश। आपने एक उदाहरण और यदि दें तो यदि बालों में कंघी को फिराया जाए तो कंघी को फिराने के बाद में वह कागज़ के कुछ हल्के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देती है। तो या तो किसी पे ऋणावेश आएगा या किसी पे धनावेश आएगा। तो वस्तुओं का इस प्रकार आवेशित होना, ये क्या कहलाता है, आवेश। और आवेश की प्रकृति क्या है, दो प्रकार से परिभाषित की गई है। पहली ऋणावेश, जैसा कि मैंने कहा ऋणावेश, और दूसरी धनावेश। ऋणावेश को हम E माइनस इससे प्रदर्शित करते हैं और धनावेश को हम E प्लस से प्रदर्शित करते हैं। इनकी प्रकृति वास्तव में, आवेशन की जो प्रकृति होती है वो आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की होती है। आकर्षित करने की या प्रतिकर्षित करने की होती है। प्रकर्षित करने की होती है। ये दो प्रकार से होते हैं। इसमें आकर्षित और प्रतिकर्षण इस प्रकार होता है कि यदि दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो वे एक दूसरे से आकर्षित होंगे, एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ। यदि दो समान प्रकृति के आवेश, चाहे वह E माइनस माइनस हो, दोनों ही ऋणावेश हो या दोनों ही धनावेश हो, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो सदैव क्या करेंगे, दूसरे को आकर्षित करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये आवेश की प्रकृति होती है। और ये दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। हाँ, यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं। इनका जो मान होता है, आवेशों का मान जो होता है, कि आवेश का मान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम C से प्रदर्शित कर दिया जाता है। और यहाँ ये इसको माइनस ले लिया जाता है और इसको प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसे इस प्रकार से भी लिख दिया जाता है, E = ±1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये कभी बदलेगा नहीं। इसे आप फिक्स मान लीजिए और याद कर लीजिए कि ये मान का उपयोग आप आगे जो विद्युत धारा का जो सूत्र आएगा उसमें भी इसका प्रयोग करेंगे। और उनके आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए ये बहुत उपयोगी है। इन मानों का उपयोग किया जाता है। कूलाम इसकी इकाई रहेगी। और इस प्रकार से हम आवेशों को परिभाषा दे सकते हैं और उनकी प्रकृति के बारे में जान सकते हैं। अब आती है विद्युत धारा की परिभाषा। क्योंकि विद्युत धारा की परिभाषा से पहले आवेशों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। कारण ये था कि विद्युत धारा की जो परिभाषा, उसमें ये कहा गया कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
यदि आवेशों के बारे में ही नहीं पता तो विद्युत धारा को कैसे परिभाषित करें। तो सबसे पहले मैंने आवेशों के बारे में बताया। बिंदु ज़रूर मेरा विद्युत धारा था, लेकिन मैंने आवेशों को बताना ज़रूरी समझा कि आप आवेशों के बारे में जान लें, उनकी प्रकृति के बारे में एक बार जान लें, तो शायद विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ना आसान हो जाए कि आवेशों के प्रवाह की दर, आवेश दोनों हो सकते हैं, तो आवेशों के प्रवाह की दर, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जनरली बोल दिया जाता है द फ्लो ऑफ चार्जेस इज इलेक्ट्रिक करंट, बट परसेंटेज ऑफ, ठीक है ना, किसी बिंदु के ऊपर किसी तार का, मान लीजिए कोई एकांक क्षेत्रफल या एकांक बिंदु से प्रवाहित होने वाले आवेशों की दर को क्या बोल दिया जाएगा, विद्युत धारा बोल दिया जाएगा। इसका मात्रक की यदि बात करें परिभाषा के बाद में, इसके मात्रक की यदि बात करें तो इसका मात्रक है एम्पियर। इसको एएमपी कैपिटल ए या हिंदी में एम्पियर लिखा जाता है। इसका मात्रक क्या है, एम्पियर। ध्यान रहे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और इसे प्रदर्शित आई द्वारा किया जाता है। ये मात्रक है और इसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके सूत्र की बात करें तो विद्युत धारा का सूत्र होता है आई बराबर क्यू बटा टी। इसका मतलब हो गया कुल आवेश या निकाय का कुल आवेश बटा समय। यदि एकल आवेश की बात करें तो एकल आवेश के लिए भी इस सूत्र को यूँ लिखा जा सकता है Q बटा टी। ये क्या होगा, आवेश बटा समय। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। विशेष ध्यान दें, सूत्र के अंदर I विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रहा है, Q आवेश को प्रदर्शित कर रहा है और T क्या कर रहा है, समय को प्रदर्शित कर रहा है। यदि आपको आवेश दिया है, समय दिया है और विद्युत धारा पूछिए तो आप इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको आवेश दिया है, धारा, समय दिया है, धारा ज्ञात कर सकते हैं, और यदि आपको समय दिया है और धारा का मान दिया हुआ है तो आप आवेशों की संख्या को या कुल आवेश को ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कितने आवेश होंगे। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि इसके अंदर कैपिटल Q बराबर NE, ये एक सूत्र का भी उपयोग किया जाता है। कई बार क्या होता है, आवेशों की संख्या दे देता है कि इतने आवेश हैं और इतने आवेश इतने समय में किसी तार से प्रवाहित हो रहे हैं। मान लीजिए कोई 5 आवेश ले लिए, 5 आवेश और 5 ही सेकंड के अंदर किसी तार के एकांक बिंदु से प्रवाहित हो रहे हैं, तो धारा का मान ज्ञात करें तो उस समय Q बराबर NE रखें। तो वहाँ क्या होगा, संख्यात्मक मान की जगह क्या रखेंगे, N की 5 आवेश हो गए और E की जो वैल्यू होगी वो 1.6 × 10⁻⁻19 और बटा में क्या आ जाएगा, 5। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हम ये ज्ञात कर सकते हैं। तो विशेष ध्यान दीजिएगा इन सूत्रों का। मैं आपको एक जगह और लिख करके बता देता हूँ। हाँ, तो देखिए कि यदि किसी तार में या धात्विक तार में, ये लिखा जाए धात्विक तार में किसी एकांक बिंदु से 10 कूलाम आवेश 5 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है तो धारा का मान ज्ञात करें। तो आपको क्या दिया, 10 कूलाम आवेश दिया और समय कितना दिया, 5 सेकंड। इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, I बराबर Q बटा टी। आपको दिया कितना हुआ, I, Q कितना दिया, 10 और 5, 2 एम्पियर। सामान्य से सूत्र का उपयोग करके आप इस प्रकार से इसकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके बाद में यदि हम देखें कि इनका चालन, विद्युत धारा का चालन किस में होता है, तो जिनमें वे सभी धात्विक पदार्थ जिनके अंदर क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं,
वे सभी धात्विक पदार्थ या वे सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ हों वहाँ क्या होगा, धातु का चालन आसानी से हो जाता है। इसको मापा किससे जाता है, विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। ठीक है जी, एमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा को। और अब हम बात करेंगे, ये तो सूत्र हो गया और ये हो गया एमीटर को मापा किससे जाता है और चालन किस में होगा, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि ठोस चालक इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत धारा का वहन करते हैं। ये क्या करते हैं, ठोस चालक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का वहन करते हैं। और जबकि क्या होता है, द्रव चालक आयनों के साथ इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत का वहन करते हैं। ठीक है जी, ठोस चालक क्या करते हैं, ठोस चालक जैसे धात्विक चालक हो गए, वे सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है जी, और यदि द्रव हैं तो द्रव में क्या होंगे, आयन होंगे, तो आयनों के द्वारा क्या होगा, विद्युत का चालन होगा। जैसे NaCl को प्लस H2 यदि जल में घोल दिया जाए तो जो आयनित विलयन बनेगा वही आयनित विलयन क्या होगा, विद्युत का चालन करेगा। जल भी चालन करता है लेकिन आयनित विलयन आयनों के रूप में वह आयनित जल होगा और उसका चालन करेगा। अब चीज़ का ध्यान रखें, यद्यपि विद्युत धारा में दिशा व परिमाण क्या होते हैं, दोनों होते हैं। ध्यान रखिएगा, दिशिक होती है लेकिन उसमें भी यह एक अदिश राशि बोल दिया जाता है क्योंकि यह योग त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है, योग त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। इस वजह से क्या होता है, मैं साधारण शब्दों में आपको बता देता हूँ कि इसमें दिशा भी होती है प्लस परिमाण भी होता है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, परिणाम अलग होता है और परिमाण अलग होता है, मैग्नीट्यूड जिसको बोल दिया जाता है। एक तो डायरेक्शन भी होती है और इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी इसको अदिश इसलिए बोला जाता है कि ये त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करते, योग के त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती है। इस वजह से इसको बोल दिया जाता है कि मान लीजिए एक परिपथ दिया हुआ है, मैं सामान्य भाषा में आपको बता देता हूँ कि एक परिपथ दिया हुआ है, उस परिपथ के अंदर अगर आप किरचॉफ का नियम आपने कभी पढ़ा हो तो एक प्रतिरोध है और मान लीजिए एक स्विच लगा हुआ है और एक बल्ब इसके साथ में जुड़ा हुआ है, एक युक्ति जुड़ी हुई। उसके बाद में इस परिपथ में एक बैटरी जोड़ दी जाती है और मान लीजिए इसी परिपथ के साथ मैं क्या करूं, एक परिपथ और जोड़ दूं और यहाँ भी क्या करूं, प्रतिरोध, स्विच और बल्ब, इन सभी को जोड़ करके इन सभी को इस प्रकार से व्यवस्थित करके एक परिपथ का निर्माण की। ये रफ एंड टफ मैंने बनाया वैसे ही। और उसके बाद में यदि मान लीजिए इस दिशा से विद्युत का चालन हुआ और यहाँ से आई विद्युत धारा बह रही है, यहाँ से तो आई बह रही है लेकिन ये बिंदु क्या हुआ, संधि बिंदु हुआ, क्योंकि दो परिपथ जुड़े हुए हैं। संधि बिंदु होने के बाद भी इसमें क्या होगा, यहाँ क्या जाएगी I1 और यहाँ क्या जाएगी I2, दो दिशाओं में अलग अलग आधे आधे भाग में टूट जाती है। और आगे जा कर के फिर यहाँ क्या होगा, वापस क्या होगा, I1 और I2 मिलेंगे और इसके अंदर प्रविष्ट होकर I प्रविष्ट हो जाएगी। परिपथों के बारे में संपूर्ण विवरण मैं आपको अपने अगले वीडियो में दे दूंगा। इस प्रकार से धारा की दिशा का बदलना क्या कहलाता है, फिर वापस आकर के इसमें मिलना। ये परिपथ के अंदर, परिपथ में जिसके बारे में अपने चर्चा करेंगे, परिपथ होता क्या है और क्या परिभाषा है उसकी, परिपथ किसे कहा जाता है, ये सब अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन केवल विद्युत धारा के व्यवहार के बारे में अगर चर्चा करें तो इस प्रकार के व्यवहार का होना ये एक दिशिक नहीं होता, और एक दिशिक नहीं होने की वजह से इसको अदिश राशि बोल दिया जाता है कि ये अदिश राशि है। ठीक है जी। अब इसके बाद में यदि हम आगे देखें तो वोल्टमीटर, एमीटर द्वारा क्या किया जाता है, विद्युत का मापन किया जाता है। एमीटर द्वारा विद्युत का मापन किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, एमीटर द्वारा विद्युत का मापन किस प्रकार किया जाता है, यदि हम देखें तो एमीटर क्या होता है, विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है।
इंटेंसिटी, इसको प्रबलता, कितने, मान लीजिए एक पानी से भरा हुआ पाइप है जिसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है बहुत तेज़ी से, कि मोटर एक साइड से जोड़ी हुई है और प्रेशर से पानी चल रहा है, तो किसी बिंदु पर ये मापा जाए कि कितनी स्पीड से पानी चल रहा है। द स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ चार्ज, कि कितनी तेज़ी से वो चल रहा है, कितनी प्रबलता से वो बह रहा है, उसकी प्रबलता कितनी है, यदि उसको मापना हो तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है जब वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं, वाइवा लेने के लिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन हम पूछते हैं कि एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर क्या है। दोनों धारा को ही मापते हैं, लेकिन एमीटर का उपयोग क्यों किया गया और वोल्टमीटर का ही उपयोग क्यों किया गया, एक ही आवश्यक क्यों नहीं है, दोनों की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो धारा की प्रबलता यदि मापनी हो तो एमीटर के द्वारा मापी जाएगी। और जहाँ तक हम वोल्टमीटर की बात करते हैं, वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य पोटेंशियल को निपा, मान लीजिए एक तार का एक सिरा धन सिरा और दूसरा ऋण सिरा, आपने घड़ी वाले सेल को भी देखा होगा, उसके अंदर भी एक धन सिरा और ऋण सिरा होता है। जब क्या हो, ये बंद हो, जब बैटरी उपयोग में नहीं ली जा रही है तब भी, और जब उपयोग में ली जा रही हो तब, इन दोनों सिरों के ऊपर पोटेंशियल देखा जाता है कि विभव इन दोनों के ऊपर कितना कितना पोटेंशियल है, कितना कितना विभव है, कितनी शक्ति है, उसकी शक्ति का अंतर, विभव का अंतर, विभवांतर शब्द को ध्यान से पढ़िए, विभवांतर, विभव का अंतर, कि धन सिरा और ऋण सिरा, इन पर जितना जितना पोटेंशियल है उनका डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस कौन मेजरमेंट करता है, वोल्टमीटर। द क्वांटिटी ऑफ करंट, ठीक है। और यहाँ द फ्लो ऑफ करंट कौन कर रहा है, प्रवाह को कौन देख रहा है, प्रबलता को कौन देख रहा है, एमीटर देख रहा है। और क्वांटिटी कौन देख रहा है, वोल्टमीटर देख रहा है। अब इन दोनों में अंतर यदि देखें तो वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में, इसे सदैव परिपथ के अंदर समांतर क्रम में, जब परिपथ पढ़ेंगे तब उसमें बताऊंगा मैं समांतर क्रम क्या है। वास्तविकता में समझ लीजिए पार्श्व क्रम लिख दिया जाता है कि इस प्रकार से यदि प्रतिरोधों का संयोजन हो एक दूसरे के पीछे, क्या हो, पार्श्व क्रम में R1, R2, R3, यदि तीन प्रतिरोध लेते हैं और तीनों प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से जोड़ा जाए तो क्या हो, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तो वो समांतर क्रम कहलाता है। और श्रेणी क्रम क्या होगा, श्रेणी क्रम इस प्रकार से, एक दूसरे का सिरा क्या हो, धन सिरा ऋण सिरा, और फिर बाद में धन सिरा क्या हो, ऋण सिरे से कनेक्टेड हो। तो इस प्रकार से एक ही सीरीज़ में लगे हुए, श्रेणी क्रम मतलब सीरीज़ और समांतर क्रम मतलब पैरेलल। तो पैरेलल सीरीज़ और जो सीरीज़ है उन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि इस प्रकार से लगे हो। तो वोल्टमीटर को किस में लगाया जाता है, समांतर क्रम में, और एमीटर को किस में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। इसमें एमीटर को लगाया जाता है परिपथ के अंदर, यदि लगाया जाए, यदि उसकी एमीटर के द्वारा विद्युत को मापना है तो एमीटर को श्रेणी क्रम में लगा दिया जाएगा और समांतर क्रम में इसको लगा दिया जाएगा। एमीटर के अंदर जो मापित मान आएंगे उनको एम्पियर में, और वोल्टमीटर में जो मापित आएंगे उसको वोल्ट से प्रदर्शित करेंगे, या V से, कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में कि आखिर प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध की परिभाषा क्या है। क्योंकि प्रतिरोधों का जिक्र किया है तो प्रतिरोध भी जान लेते हैं कि आखिर प्रतिरोध है क्या। धारा के मार्ग में रुकावट सीधा सीधा है कि मान लीजिए आप किसी सड़क पर जा रहे हैं और सड़क पे जाते जाते आपने देखा कि स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, तो स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं तो गाड़ी को धीमा करना पड़ता है, और जैसे गाड़ी को धीमा करना पड़ता है तो गति में कुछ अंतर होता है। फिर स्पीड ब्रेकर, जब आप चले जाते हैं स्पीड ब्रेकर से तो फिर गति को बढ़ाते हैं, फिर स्पीड ब्रेकर आता है तो फिर स्पीड कम करनी पड़ती है आपको। इसी प्रकार से क्या होता है कि धारा, और धारा क्या होती है, आवेशों। तो सीधा कह सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह के मार्ग में रुकावट हो या धारा के मार्ग में रुकावट मतलब अलग अलग प्रकार से जो धातुएं होती हैं उनका प्रतिरोध भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। वो क्या होता है, प्रतिरोध उनके आवेशों के मार्ग में, पर फ्लो ऑफ चार्ज के मार्ग में कितनी रुकावट है उसको प्रदर्शित करता है, और इसे कैपिटल R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध। इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। और मैंने आज आपको बताया विद्युत धारा, परिभाषा और प्रतिरोध, एमीटर, वोल्टमीटर, उनके अंतर, मात्रक, सूत्र, आवेशों की प्रकृति, आवेशों के मान व उनकी आवेशों के व्यवहार कि वो किस प्रकार से आवेशित होंगे, किस प्रकार प्रतिकर्षित होंगे, किस प्रकार आकर्षित होंगे, इन सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा की। और आज आपके सामने मैंने एक छोटे से बिंदु के रूप में विद्युत धारा को प्रदर्शित किया, प्रस्तुत किया। आशा है आपको मेरे समझाए हुए टॉपिक में से समझ आया होगा। Thank you for watching my video. Please share, subscribe, like my video, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके लिए विद्युत धारा से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र, फार्मूलाज और उनका यूजेस कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी किया जाता है और साथ ही साथ 10th बोर्ड के अंदर कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। विशेष ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे आगे साइंस लेना चाह रहे हैं और जो नहीं भी लेते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, उन्हें कुछ न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं जो अक्सर छोड़ दिए जाते हैं क्लासों में। तो यहाँ सभी के सभी न्यूमेरिकल्स, उनको करने का तरीका और कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा जिसका मिलकर के सॉल्यूशन करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। Thank you for watching this video, and again share, like and subscribe my channel. Thank you so much.